हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। हमारी चर्चा हो रही थी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। और हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। जिन दो स्रोतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं उनमें पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी स्रोतों के बारे में, जिनमें भारत के इतिहास को कवर किया गया है, जिसमें उसका जिक्र आया है। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो आते हैं आज के इस वीडियो पे, और हमारा आज का टॉपिक है विदेशी स्रोत। ठीक, तो जब हम विदेशी स्रोत के बारे में बात करें तो इन सभी को लिखने वाले लोग बाहर से भारत में आए थे। ठीक, अब वो अपने अपने राजाओं के साथ में आए थे, भारत में यात्रा करने के लिए आए थे, या तो फिर विदेशी आक्रमणकारियों के साथ में आए थे, और उन्होंने यहाँ पर आकर के चीज़ों को जाना, समझा, एक्सप्लोर किया, और उसके बाद उसको लिटरेचर के फॉर्म में लिखा और सेव किया। अब हाँ, ये अलग बात है कि उनमें से कितने लोगों की लिखी हुई चीजें अभी भी मिलती हैं, जिनके प्रमाण अभी भी मिलते हैं, जो अभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिलती हैं, वो बहुत गिने चुने हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रेफरेंस के तौर पर, कहीं ना कहीं इस तरीके से कि किसी ने उनके काम का जिक्र किया, तो उस फॉर्म में कहीं ना कहीं हमको ये चीजें जरूर पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास का, भारत की प्राचीन परिस्थिति का, भारत की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक व्यवस्था का जो जिक्र है उसमें हमको करने के, उसमें मिलता है, हमको पढ़ने के बारे में मिलता है। ठीक, तो जिन विदेशी साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनको हम प्रमुखतः तीन भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है यूनानी और रोम के लेखक, दूसरे हैं चीनी लेखक, और तीसरे हैं अरबी लेखक। अब इसमें यूनानी और रोम के जब लेखकों के बारे में बात करें तो अधिकांशतः उनमें से आक्रांता थे, मतलब कि इन्वेडर्स थे। उनमें से कुछ ही एक ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत का भ्रमण किया था। ठीक, चीनी लेखकों में अधिकांश भारत के भ्रमण पर आए थे, भारत की व्यवस्था को, भारत की तब तत्कालीन परिस्थिति को देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि भारत की प्रसिद्धि तब भी सब कहीं हुआ करती थी। भारत के जो संबंध हुआ करते थे, चाहे वो आर्थिक तौर पर हों, व्यावसायिक तौर पर हों, या फिर लिटरेचर के मामले में हों, पूरे विश्व के साथ में रहे हैं। जब हम बात करें अरबी लेखकों के बारे में, तो अरबी लेखक भी कहीं ना कहीं इन्वेडर्स के साथ में ही आए थे, वो आक्रांताओं के साथ में आए थे, लेकिन सबके बारे में ये चीज नहीं कही जा सकती। इसमें जो चौथे लेखक जो हमको मिलेंगे, स्रोत मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स मिलेंगे, जो बाद में जो कहना चाहिए लेटर मुगल पीरियड में भारत में आए और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था के ऊपर लोगों को बताया, उसके बारे में लिखा। तो सबसे पहले अपने विस्तृत विचार विमर्श के ऊपर आते हैं, और सबसे पहले हम रोमन और यूनानी लेखकों के बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस को जो वो एंशियंट रोमन ऑरेटर थे, सिसरो, उन्होंने फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा है। हेरोडोटस की लिखी हुई किताब थी हिस्टोरिका, जो ईसा से 430 साल पहले लिखी गई थी, और हेरोडोटस का अपना जीवन काल भी 484 ईसा पूर्व से लेकर के 425 ईसा पूर्व तक रहा, और उनका जन्म आधुनिक टर्की में हुआ था। और अलग बात यह है कि उनके जो भी उन्होंने लिखा इतिहास के बारे में, उसमें अधिकांशतः उन्होंने युद्धों के बारे में लिखा, जैसे मैराथन का जो युद्ध था उसके बारे में हेरोडोटस ने लिखा था। लोग उनके ऊपर ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने अपनी किताबों को, अपने लिखे हुए अकाउंट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उस समय की परिस्थितियों के बारे में सबको बताया, और उनकी ये जो किताब थी हिस्टोरिका, उसको भी 9 भागों में बांटा गया था। जब हम कहें कि उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, तो उन्होंने तत्कालीन भारत और फारस के संबंधों के ऊपर प्रकाश डाला था कि वो किस तरीके से एक दूसरे से वहां पर कनेक्टेड थे। जब हम यूनानी लेखकों के बारे में बात करें उनके उसके बाद, तो उनमें से अधिकांश लोग सिकंदर के साथ भारत आए थे, और हेरोडोटस के एक समकालीन हुआ करते थे टीसीएस। ठीक, उनका जिक्र करना हमको यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए। मैगस्थनीज के पहले जिसने
इंडिका नाम की बुक लिखी थी जिसमें इंडिया के बारे में लिखा गया था, वो टीसीएस थे। ठीक, उन्होंने भारत के बारे में जो पर्शियन व्यू मतलब आधुनिक फारस के बारे में जब बात की जाए, उसके बारे में अपनी किताबों में लिखा था, उसका अकाउंट लिखा था। पेशे से टीसीएस एक फिजिशियन थे जो उस समय के पर्शियन एम्परर को सर्व करते थे, और जहां कहीं पर भी वो युद्ध के लिए जाते थे, लड़ाई के लिए जाते थे, तो वो उनकी सेना के साथ में जाया करते थे और उनकी मदद किया करते थे। ये अलग बात है कि टीसीएस ने कभी भी भारत का भ्रमण नहीं किया, वो कभी भी भारत नहीं आए, और उन्होंने जो भी स्टोरीज पर्शियन ट्रेडर्स के द्वारा उनको बताई जाती थी, उनको अपने लिटरेचर में लिखा। अब हम जब बात करें सिकंदर के बारे में, तो अलेक्जेंडर विश्व विजय करने के लिए निकला हुआ था, और उस ड्यूरेशन में वो उसने भारत के ऊपर भी चढ़ाई की, और उसका जो युद्ध था वो पोरस के साथ में हुआ था, भारतीय राजा पोरस के साथ में हुआ था। और उसके साथ में नियार्कस, अनासीक्रटस, अरिस्टोबुलस, ये सब लोग उसके साथ में आए थे। जब हम बात करें नियार्कस के बारे में, तो उनका जीवन काल 360 से 300 बिफोर क्राइस्ट तक रहा। ठीक, वो सिकंदर की आर्मी में एक ऑफिसर हुआ करते थे, जिनके बारे में सिकंदर की राय बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद जब बात करें अनासिक्राटस के बारे में, तो उनका जीवन काल भी 360 से 290 बिफोर क्राइस्ट तक रहा। ठीक, वो बेसिकली एक हिस्ट्री राइटर थे। ठीक, और उन्होंने जिस किताब एक उन्होंने सिकंदर की जीवनी भी लिखी, जिसमें कहीं ना कहीं जिसमें एक किताब का टाइटल था हाउ अलेक्जेंडर वॉज एजुकेटेड। उसके बाद जब हम बात करें अरिस्टोबुल्स के बारे में, ठीक, तो उनके अकाउंट जो थे वो बेसिकली ज्योग्राफिकल और एथनोलॉजिकल थे। ठीक, उनका मुख्य पेशा आर्किटेक्ट का था, और वो बेसिकली एक मिलिट्री इंजीनियर की हैसियत से सिकंदर की आर्मी में काम करते थे। इनके काम का सबसे ज़्यादा ज़्यादा यूज़ बाद में एरियन ने और प्लूटार्च ने अपने अपने काम में किया, अपने अपने जो उन्होंने बाद में जो अकाउंट लिखा उसमें किया। ठीक, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर बुक लिखी थी, जिसमें सिकंदर के द्वारा लड़े गए अलग अलग युद्धों के बारे में जिक्र किया गया था। अब बात करते हैं सिकंदर के बाद के पीरियड के बारे में। ठीक, तो सिकंदर के बाद के पीरियड में जो पहला नाम सबसे ऊपर आता है वो आता है मैगस्थनीज का, जो हिस्टोरियन भी थे, डिप्लोमेट भी थे। ठीक, जिनका जीवन काल 350 से लेकर के 290 ईसा पूर्व तक रहा है। यहाँ पर लोगों में आपस में मतभेद हैं कि मैगस्थनीज कभी पुरु से मिले थे, मतलब कि वो सिकंदर के समय में भी थे या नहीं थे, या वो वैसे तो जो इतिहास में जिक्र मिलता है उसके हिसाब से वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और ये करीब करीब 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। उन्होंने इस पुस्तक में मौर्य युग की संस्कृति, समाज एवं भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत तौर पर लिखा था। अब जब इसके बाद बात की जाए डायमेकस के बारे में, तो ये भी एक राजदूत थे जो बिंदुसार के समय में आए थे, और इनके काम का जिक्र सबसे ज़्यादा स्ट्रैबो ने अपने अकाउंट में किया हुआ है। ठीक, और डायमेकस बेसिकली सीरियन राजा आंतियोकस के राजदूत थे, और इनका भी जो जिक्र आता है वो जो भी इन्होंने लिखा, उस समय जो मौर्य काल में भारत में शासन व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी, उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की। अब जब तीसरा नाम जो यहाँ पर आता है डायनोसियस का, ठीक, तो ये यूनानी राजदूत थे जो मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के द्वारा सम्राट अशोक के दरबार में भेजे गए थे। तो इसके आगे जब बढ़ते हैं तो मुख्य नाम आता है प्लिनी का, जिनका नाम यहाँ पर किया गया है। हाँ, ये भारत में आए थे, इन्होंने भारत भ्रमण किया है। ठीक, इन्होंने ईसा के बाद पहली शताब्दी में भारत का भ्रमण किया, और इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में बताया गया था। ये एक अच्छी बात है कि इनके द्वारा लिखा गया जो भी काम था वो आज भी सरवाइव करता है, लोगों के पास उसकी ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। और जो नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, जैसे मैगस्थनीज के बारे में बात करें, नियार्कस के बारे में बात कर लें, नासिक्राटस के बारे में बात कर लें, डायमेकस के बारे में बात कर लें, डायोनिसियस के बारे में बात कर लें, तो इनमें से अधिकांश लोगों का काम अब नहीं मिलता, उसकी ओरिजिनल कॉपी कहीं पर भी नहीं मिलती, वो खो चुका है। ठीक, लेकिन प्लिनी को प्लिनी द एल्डर भी बोलते थे, उनका काम आज भी लोगों को
ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, जिसका अलग अलग जगहों पर रेफरेंस लिया जाता है। उनकी जो बुक थी नेचुरल हिस्ट्री, उसको 37 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिनमें से सिर्फ 10 उनके जीवित रहते में ईसा के बाद 77वें साल तक लिखी गई थी। उसकी उनकी डेथ हुई थी आफ्टर डेथ 79 में, जब विसुवियस विसुवियस का इरप्शन हो गया था। उसके बाद बाकी 27 किताबें प्लिनी द यंगर, जो उनके भांजे थे रिश्ते में, उनके द्वारा छपवाई गई थीं। लेकिन हाँ, इसमें भारतीय खनिज संपदा, भारतीय पशु और पेड़ों के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमको देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा भारत के इटली के साथ में कैसे व्यापारिक संबंध थे, उनके बारे में भी हमको जानने को मिलता है। जब हम बात करें टालेमी की, तो उन्होंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल नाम से एक किताब लिखी थी, और इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इनका जीवन काल 100 से लेकर के 170 आफ्टर डेथ तक रहा। और जो ज्योग्राफिया, या फिर क्या कहते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जब बात की जाए, ये जो किताब थी उन्होंने 150 आफ्टर डेथ, मतलब कि ईसा से 150 साल बाद लिखी थी। अब आते हैं प्लूटार्क और स्ट्राबो के ऊपर बात करते हैं। तो प्लूटार्क ने लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर करके एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत में उसका किस तरीके का समय बीता था, उसने भारत में क्या क्या एक्सप्लोर किया था, उसके बारे में उन्होंने लिखा। प्लूटार्क का जीवन काल 46वीं ईस्वी से लेकर के 119 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब हम बात करें स्ट्राबो के बारे में, तो स्ट्राबो का जो जीवन काल रहा, वो 64 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 24 आफ्टर डेथ तक रहा। और इन्होंने जिस किताब को लिखा, वो ज्योग्राफिका के नाम से जानी जाती है। स्ट्राबो ने अपने कामों में जितने भी उनके पुराने लोगों के काम रहे हैं, उनको उनका जम करके मजाक उड़ाया, उनको जम करके नकारा, और उनको किसी को झूठा कहने में उन्होंने कभी कोई गुरेज नहीं किया। ये बात मेरे अपनी रिसर्च में निकल करके आई। ये अलग बात है कि स्ट्राबो ने कभी भी भारत भ्रमण नहीं किया, वो कभी भी भारत नहीं आए। और उनके द्वारा जो भी क्या कहते हैं भारत का उल्लेख मिलता है, वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा सुनी गई बातों से मिलता है, किसी के द्वारा कहीं से उनकी पढ़ी हुई बातों से मिलता है, इस तरीके का। ठीक। लेकिन हाँ, अलग बात है कि उनकी बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है कि जिस इंसान ने कभी भारत भ्रमण नहीं किया, वो बाकी लोगों के दिए हुए उल्लेख को झूठ बता रहा होता है। अब आते हैं चीनी लेखकों के ऊपर बात करते हैं। जब हम चीनी लेखकों के बारे में बात करें, तो इनमें से अधिकांश लोग भारत भ्रमण के लिए आए थे, और धार्मिक यात्रा करना उनका उद्देश्य था। वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भारत में आए थे, जिनमें जो प्रमुख नाम आते हैं, वो फाहियान का, वेनसांग का, संयुगन का और इत्सिंग का आता है। फाहियान गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आए थे, और वो 411 ईस्वी तक भारत में रहे थे। उनका मूल उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। और उसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता की हालत को बताया है, जिसमें उसने कहा कि तब की जनता बहुत सुखी और समृद्ध थी, और कोई कहीं पर भी चोरी नहीं करता था। जब हम बात करें ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और वो 630 ईस्वी से लेकर के 643 ईस्वी तक भारत में रहा, और उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। और वेनसांग ने जो भ्रमण वृत्तांत लिखा, उसको सिरुकी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें उन्होंने हर्षवर्धन के काल में समाज, धर्म एवं राजनीति की व्यवस्था का विस्तार से विवरण किया है। उसके बाद जब बात की जाए तो संयुगन की, तो ये 518 ईस्वी में भारत में आए थे, और इन्होंने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित की थीं। और जब बात करें इत्सिंग के बारे में, तो वो 7वीं शताब्दी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी, और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन अपने काम में, अपने अकाउंट में किया हुआ है। उसके अलावा जब तिब्बती लेखक तारानाथ के बारे में बात की जाए, तो उन्होंने अपनी पुस्तक कंग्यूर और तंग्यूर में भारतीय इतिहास के ऊपर चर्चा की हुई है। अब जब हम बात करें अरबी लेखकों के बारे में, तो ये दोबारा से बताने की जरूरत नहीं कि अधिकांश लोग मुस्लिम आक्रांताओं के साथ में भारत आए थे, और 8वीं शताब्दी से ही अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए थे, और वो अपने साथ में उन लेखकों और कवियों को लेकर के आए थे। जब हम बात करें
सुलेमान के बारे में तो वो 9वीं शताब्दी में भारत आया था और उस समय उसने प्रतिहार और पाल राजाओं के शासनकाल के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में बात की है, उसका अपने कार्य में जिक्र किया है। अब जब बात करें अल मसूदी के बारे में, ठीक, तो अल मसूदी 1900 अल मसूदी 915 से लेकर 916 ईस्वी तक भारत में रहा था और उसने अपनी किताबों में राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने महजुल जवाह नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उसने भारत की शासन व्यवस्था के बारे में बात की, उसका जिक्र किया। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में गुप्तकाल के पश्चात के सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उस समय के प्रशासन के बारे में जिक्र किया है, उसके बारे में लोगों को बताया है। उसके अलावा उसकी एक और किताब थी, किताबुल हिंद, जिसमें हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज और राजनीति का विस्तार से विवरण किया गया है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। अब जब बात करें कि अब जब हम इन तीन प्रमुख लेखकों के अलावा हम बात करें तो उसके अलावा मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, जो वेनिस का यात्री था और पांड्य राजा के दरबार में उसने पांड्य राजा के दरबार में वो आया था। उसके अलावा जब हम बात करें और ब्रिटिश भ्रमणकारियों के बारे में, तो उसमें सर टॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आए थे, बर्नियर जो फ्रांसीसी डॉक्टर थे और शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे। उसके अलावा पीटर मंडी जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। बाराबोसा जो 1560 में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, ठीक। और इन्होंने अपने अपनी यात्रा का विवरण अपनी अपनी किताबों में किया है, अपने अपने तरीके से किया है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ पुराने समय की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, जिनके लेखकों के नाम जानना हमारे लिए आवश्यक है। जैसे बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष थे, महाविभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र थे, कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन थे, मेघदूत के रचयिता कालिदास थे, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा था, व्रत संहिता वराहमिहिर ने लिखी थी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी, रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी थी, मालती माधव भवभूति ने लिखी थी, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी और कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।